Good morning, dear student. Already yesterday we started our topic, that is electoral politics. Now we will continue that topic in this third part. For Lok Sabha elections, the country is divided into 543 constituencies. As you know that for Lok Sabha election जो होता है वो पूरे कंट्री के लिए होता है और जो हर 5 साल के बाद होता है, इसको जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं. When this election is going to conduct, that time the whole India is classified into 543 constituencies. Question can come in examination. How many constituencies India is divided for Lok Sabha elections? तो आंसर will be 543 constituencies. जनरली आपको पता होता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस होता है. अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो वो डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकते हैं, बट जनरली एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है. द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी. लोकसभा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं उनको MP बोला जाता है. द लॉन्ग फॉर्म ऑफ MP इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज मीन बाय MP और व्हाट इज मीन बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अ कैंडिडेट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर लोकसभा सीट इज नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. आपको पता है लोकसभा इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, जो भी वोटर्स होते हैं एवरी वोटर विल हैव वन वोट वन वैल्यू. मतलब कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रिच हो, पुअर हो, everyone will have only one right of vote. That is why our constitutions requires that each constituency should have a roughly equal populations living within it. और हर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग होते हैं वही लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोटिंग करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा के लिए यू आर द वोटर ऑफ मोरबी डिस्ट्रिक्ट, मोरबी कॉन्स्टिट्यूंसी, और आप अहमदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग करोगे तो ऐसा चलता नहीं है. आप जहाँ रहते हो, जिस एरिया के वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है वही आप वोटिंग कर सकते हो. Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोकसभा के लिए पूरे देश को क्लासिफाइड किया जाता है 543 सीट में, जहाँ से मेंबर खड़े होते हैं MP, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, उसी प्रकार से सिमिलरली ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज. आपको पता है हर राज्य में चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है उस राज्य का, और पूरे कंट्री का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर. तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं उसमें से ही वो मेंबर अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं. और हर राज्य में जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, जिसको विधान सभा के इलेक्शंस बोलते हैं, उसमें जो भी MLAs होते हैं. नाउ क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज़ मीन बाय MLA और व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ MLA. तो उसका आंसर है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. विधानसभा का सदस्य बोले तो MLA और लोकसभा का सदस्य बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो दोनों का डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन MP एंड MLA. MP इज़ नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य मेंबर बोले तो MP, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा का मेंबर बोले तो MLA. अब हर राज्य में जितने, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन, एवरी स्टेट इज़ गिवन अ पर्टिकुलर फिगर फॉर दैट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में अगर 250 सीट दिए हैं फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, तो दैट स्टेट विल बी क्लासिफाइड इन 250 सीट्स फॉर दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल. जिस प्रकार से पूरे देश में 543 एरियाज आर क्लासिफाइड एज अ MP कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू द नंबर गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन हर स्टेट का क्लासिफिकेशन
लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होता है। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। इस प्रकार से स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर को एमएलए कहा जाता है और लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर को एमपी कहा जाता है। ईच parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. Each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. मतलब जो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, फॉर एग्जांपल अगर मोरबी डिस्ट्रिक्ट लोकसभा के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी है तो मोरबी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 6-7 तालुकास होंगे, तहसील प्लेस होंगे, दैट मे बी द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर के जो तालुका प्लेस होते हैं, तहसील के प्लेस होते हैं, दोज आर क्लासिफाइड फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। और पूरे डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द दैट लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन वोटिंग करते हैं जब लोकसभा का इलेक्शंस होता है, और जब लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो जितने तालुकास होंगे वो अलग अलग तालुकास के अलग अलग जो वोटर्स होते हैं वो पर्टिकुलर अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। इसी प्रकार से जो पंचायत समिति के इलेक्शंस होते हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन होते हैं या ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, उसमें ये क्राइटेरिया होता है। ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब ग्राम पंचायत के लिए विलेज और दैट नगर पालिका के लिए जो टाउन होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज। आपने ध्यान में रखना है, लोकसभा के लिए होल कंट्री इज डिवाइडेड एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए, और विधानसभा के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज का क्लासिफिकेशन होता है। और अभी जो पंचायत समिति या ज़िला परिषद या फिर ग्राम पंचायत या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए वार्ड में डिवाइड होता है। वार्ड इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर दैट ग्राम पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। अब हर वार्ड में एक मेंबर को चुना जाता है बाय द वोटर ऑफ दैट वार्ड। समटाइम्स दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। व्हेन वी से दैट लोकदल owns 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lokdal own 60 assembly constituencies in the state, and thus Lokdal had 60 MLAs in the state assembly. जब हम बोलते हैं कि लोकदल के 60 MLA जीत कर आए, मतलब हरियाणा में जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें से 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो जीत है वो लोकदल के लोगों को हुई होंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज़ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये अपना आज नया टॉपिक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब रिजर्व का मतलब आपको पता है, रिजर्व मतलब राखी रहती है, मतलब जहाँ से पर्टिकुलर कैंडिडेट पर्टिकुलर जाति के कैंडिडेट ही इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं। नाउ यू विल थिंक दैट व्हाई दिस पॉलिसी, दिस क्राइटेरिया इज देयर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है, जिसमें पर्टिकुलर जाति के लोग ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों, दैट वी विल अंडरस्टैंड। और कॉन्स्टिट्यूशंस एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव। हमारी जो राज्य घटना है उसने सबको अधिकार दिया है कि जो भी इलेक्शन है उसमें सब लोग वोटिंग कर सकते हैं
और जितने भी लोग हैं अगर उनको लगता है कि दे शुड आल्सो स्टैंड फॉर द इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो वो भी खड़े रह सकते हैं। मतलब बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ये प्रावधान दिया गया है कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा रह सकता है, लाइक दैट। द कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स हाउएवर were worried that in an open electoral competitions certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. Now see, अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लाइक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद, इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो इन्होंने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उनको ये बात पता थी कि इलेक्शन में अगर पर्टिकुलर जाति के लोग ही हमेशा खड़े रहे तो जो वीकर सेक्शन होते हैं, वीकर जो एकदम जो पिछड़ा जाति होता है सोसाइटी का, वो हमेशा पीछे ही रहेंगे, और जो एजुकेटेड और रिच कास्ट है, रिलीजन है, वही हमेशा आगे जाएंगे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया है, वीकर सेक्शन को भी चांस मिले, इसलिए ऐसे कुछ वैकेंसीज, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व रखे हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ताकि इनके ही द्वारा लोग इलेक्शन में खड़े रहे। अगर ये प्रावधान न होता तो हमेशा ओपन वाले, ओपन कैटेगरी के रिच लोग ही हमेशा स्टेट असेंबली हो या पार्लियामेंट्री हो लोकसभा के लिए, वही अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते थे। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशंस एंड कॉन्टैक्ट्स टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर्स। ऐसे गरीब लोग अगर उनको रिजर्वेशन न होता तो हमेशा वो इलेक्शन में उतर ही नहीं सकते थे। इसीलिए बिकॉज ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या हुआ है, पर्टिकुलर जगह पर एससी या एसटी कैंडिडेट को ही इलेक्शन में खड़ा करना पड़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये बड़े बड़े पार्टियां जो है, दे आर स्टैंडिंग अ कैंडिडेट वेदर इट विल फ्रॉम एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली और फॉर लोकसभा। Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections। और एजुकेटेड और रिच लोग हमेशा क्या कर सकते थे, पिछड़े लोगों को पीछे ही रख सकते थे, तो पिछड़े लोग भी इलेक्शन में आए। इसके लिए ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का एक पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बनाया हुआ है। इफ़ दैट हैपन्स आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी deprived of the voice of significant sections of our population। अगर ऐसा होता तो हमारी पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में वीकर सेक्शन के लोगों का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो पिछड़े होने के कारण, गरीब होने के कारण वो पीछे रहते, और जो रिच और एजुकेटेड कैंडिडेट है वो हमेशा जीत कर आते, हमेशा एमएलए बनते, हमेशा एमपी बनते, और पिछड़े लोग एससी और एसटी के पीछे रहते। इसीलिए बाय गिविंग द पॉलिसी ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एससी और एसटी के साथ न्याय किया है। दैट वुड मेक अ डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। इससे हमारा जो डेमोक्रेसी है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव और लेस डेमोक्रेटिक, मतलब लोकशाही हीन बन सकता था, इसीलिए एससी और एसटी को वैल्यू दिया है। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस thought of a special system of reserve constituencies for the weaker section। इसीलिए जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, एससी और एसटी कैटेगरी, ये पिछड़े न रहे, इनको भी एज अ एमएलए और एमपी चांस मिले, इसलिए उनको वो प्रावधान किया है। सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु belong to the scheduled caste, that is SC, and scheduled tribes, that is ST। तो क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ SC, scheduled caste, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ST, scheduled tribe। तो SC और ST के लिए कुछ राज्यों में रिजर्वेशन है। इन अ SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। जो राज्य में लोकसभा के लिए एससी के लिए सीट होंगी, वहाँ एससी जाति का ही कैंडिडेट
खड़ा किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से पार्टियां अपने साथ एससी और एसटी कैंडिडेट को रखते हैं उस पार्टी का मेंबर करके। Similarly, only those belonging to the scheduled tribes can contest an elections from a constituency reserved for ST। उसी प्रकार से जिस एरिया में एसटी कैटेगरी का रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ एसटी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा रहेगा। इस प्रकार से ये प्रावधान किया गया है। Currently in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribe as on 1st September 2012। 2012 के सर्वे के अनुसार 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एससी के लिए। लोकसभा में 84 जगह से एससी के कैंडिडेट खड़े होंगे और 47 जगह पर एसटी के कैंडिडेट खड़े होंगे। मतलब आप देखो जब भी लोकसभा इलेक्शन होंगे तो 543 में से 84 एससी और 47 एसटी कैंडिडेट होंगे जो अपने जाति के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे। दिस नंबर इज़ इन प्रोपोर्शंस टू देयर स्पेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। तो पूरी जो पॉपुलेशन होती है उसका एक एवरेज निकल के इनको वहाँ फिक्स करते हैं। Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group। इसी कारण क्या होता है SC और ST का ये जगह कोई भी छीन नहीं सकता है। This system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level। अब जिस प्रकार से एससी और एसटी को लोकसभा इलेक्शन में ये रिजर्वेशन दिया है उसी प्रकार से अब स्टेट में अलग अलग राज्यों में भी कुछ वीकर सेक्शन को कुछ रिजर्वेशन दिया है। अब ऐसे वीकर सेक्शन कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं। इन मेनी स्टेट सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशंस local bodies are now reserved for other backward classes OBC as well। अब बहुत से टाउन में सिटी में और गांव में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो म्यूनसिपालिटी हो पंचायत समिति हो या ग्राम पंचायत हो उसमें जो इलेक्शंस होते हैं उसमें ओबीसी दैट इज़ अदर बैकवर्ड क्लास उसके लिए भी कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान दिया है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एससी एसटी और ओबीसी ये जो तीन कैटेगरी है कंपेयर टू द ओपन कैटेगरी ये जो है ये थोड़े वीकर सेक्शन में आते हैं, थोड़े लेस एजुकेटेड है, लेस प्रॉस्परस है, इसलिए इनका भी डेवलपमेंट हो पॉलिटिकली उसके लिए प्रावधान किया गया है। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब राज्य अनुसार ये रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज डिफरेंट। सिमिलरली 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates। उसी प्रकार से 1/3 सीट जो होते हैं 3 में से 1 पार्ट विमेन के लिए, मतलब पंचायत समिति हो, ज़िला परिषद हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या म्यूनसिपलिटी हो या ग्राम पंचायत हो, वहाँ 1/3 सीट विमेन के लिए भी रिजर्व होते हैं। अब इसका प्रावधान का अर्थ ये है कि विमेन का नॉलेज, विमेन का जानकारी भी पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि विमेन को कुछ नॉलेज नहीं होता है, विमेन को भी अच्छा नॉलेज होता है, बट हमारी परंपरा के अनुसार मेल डोमिनेटेड फैमिली के कारण हमेशा प्राचीन काल से हमने विमेन को डोमिनेट किया हुआ होता है। यह ना हो इसलिए मॉडर्नाइजेशन में, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करने क्या किया था, ये रिजर्वेशन विमेन को लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट एंड दैट इज वोटर लिस्ट। एज यू नो दिस लेसन नेम इज इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। अब लेसन का ही नाम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, जिसमें हमने देखा है कि रिलेटेड टू इलेक्शंस, इलेक्शन के संबंध में जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेसन। अब वोटर लिस्ट क्या होता है, मतलब किन के नाम वोटर लिस्ट में आता है, हु इज़ प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट, व्हेन दिस वोटर लिस्ट इज गोइंग टू प्रिपेयर, that informations we will understand.
once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. जैसे ही फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर फॉर लोकसभा इलेक्शंस के कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड होते हैं, वैसे ही उस एरिया के कौन से लोग वोटिंग करेंगे और कौन से नहीं करेंगे उसका लिस्ट बनाने का समय आता है. दिस डिसीजंस कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे. मतलब ये एकदम लास्ट डे तक नहीं होता है, पहले से इसका प्रिपरेशन करना होता है. इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन जो होता है, हमारा जो निर्वाचन आयोग है, वो साल भर हर दिन उनके काम चालू ही रहते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल to vote is prepared much before the elections and given to everyone. जब 5 साल के बाद लोकसभा का इलेक्शंस होता है या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शंस होता है, तो वो होने से पहले ही 1-2 साल पहले ही उस एरिया की, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की लिस्ट बनती है. आपको पता है एवरीवन हु विल हैव मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल के बाद जो भी लड़का है या लड़की है, वह अपने इलेक्शन के लिए फॉर्म भरते हैं तहसील ऑफिस में और अपना फिर एंट्री करते हैं. फिर दे बिकम द लाइबल फॉर द वोटिंग ऑफ इलेक्शन. दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज़ कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट. इसको ही इलेक्टोरल रोल बोलते हैं या फिर वोटर लिस्ट बोलते हैं. अब आपको पता होगा एवरीवन इज़ इंक्रीजिंग बाय द एज. जो 16 साल के हैं वो अगले साल 17 के होंगे, जो 17 के हैं वो 18 के होंगे. तो जैसे ही आपका 18 साल के ऊपर एज होता है तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके ज़रिए आपका नाम इलेक्शन लिस्ट में आता है, वोटर लिस्ट में आता है. दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इट इज़ linked to the first conditions of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose a representative. According to the Constitution of India, हर एक को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, फिर उसका जाति कुछ भी हो, उसका रिलीजन कुछ भी हो, वो अमीर हो या गरीब हो. इफ़ ही इज़ फिलिंग द फॉर्म, अगर वो फॉर्म भरता है और अपना नाम दर्ज करना चाहता है तो उसका नाम वोटिंग लिस्ट में आना ही चाहिए. इन चैप्टर 1 वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. पहले चैप्टर में इस 9th स्टैंडर्ड के हमने देखा है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या. आपको पता है व्हाट इज़ मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. Everyone who is more than 18 years of old is having a right for voting is known as universal adult franchise. 18 साल के कम वाला वोटिंग नहीं कर सकता. In practice it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. मतलब हर एक को एक ही वोट करने का अधिकार होगा और वो वैल्यू सबका एक ही होगा. ऐसा नहीं होगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर का रिलेटिव हूँ तो मैं 2 वोट करूँगा, या फिर मेरा जाति ब्राह्मण है तो मैं 4 वोट करूँगा, या फिर मैं एक्टर का रिश्तेदार हूँ, या फिर मैं सलमान खान हूँ तो मैं 5 वोटिंग करूँगा. ऐसा नहीं होता है. कुछ भी हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर हो या लोअर हो, जाति कोई भी हो, आपका कंडीशन कैसा भी क्यों ना हो, सेम यू हैव टू वन वोट वन वैल्यू. और इलेक्शन के समय हम देखते हैं एक्टर हो या लीडर हो, एक ही लाइन में सबको खड़ा होना पड़ता है इलेक्शन करने के लिए, वोटिंग करने के लिए. ऐसा ये नहीं होता है कि VIPs का लाइन अलग, ऐसा नहीं होता है. नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न. जब तक कोई मेन कारण ना हो, किसी को भी वोटिंग से हम मना नहीं कर सकते हैं. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views. That is why
all of them deserves to have an equal say in decision that affect them. हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में अमीर लोग होते हैं, गरीब होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, रिच होते हैं, पुअर होते हैं, अलग अलग जाति होता है, कुछ भी हो, ऑल आर इक्वल फॉर वोटिंग. ऐसा नहीं है कि ये 2 देंगे और हम 3 देंगे या हम 1 ही देंगे, ऐसा नहीं होगा. इन आवर कंट्री all the citizen aged 18 years and above can vote in an election. हमारे कंट्री में 18 साल के ऊपर का जो भी लड़का हो लड़की हो, वो अगर तहसील ऑफिस में इलेक्शन कमीशन के साथ फॉर्म भरती है तब वह लाइबल बनती है वोटिंग करने के लिए. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर कुछ भी हो, मेल हो, फीमेल हो, जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, ऑल आर लाइबल टू वोट इन इलेक्शंस. ऐसा नहीं है कि भाई ये जाति का है, ये पिछड़ा जाति का है तो वोटिंग नहीं कर सकता है. सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विथ अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन अ रेयर सिचुएशन. कुछ कैंडिडेट अगर क्रिमिनल्स होते हैं, अनसाउंड माइंड के होते हैं, एकदम मेंटल होते हैं, ज़्यादा ही खतरनाक, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोगों को डिनाई करते हैं वोटिंग के लिए. लेकिन सभी क्रिमिनल को मना नहीं करते. क्रिमिनल अगर ज़्यादा खतरनाक हो तो ही उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है. एक मैप इसमें दिया है. सी हमने देखा है कि होल इंडिया इज़ क्लासिफाइड इन 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज. तो ये एक मैप है, दिस इज़ मैप ऑफ इंडिया. आप देख रहे हो और यहाँ लिखा हुआ है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज. पूरे इंडिया में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है. टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी 543 है. जनरल मतलब ओपन कैटेगरी के 412 लोग इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं. रिजर्व SC 84 हमने देखा और रिजर्व ST 47. ये 412, 84 और 447 मिलाकर बनते हैं 543. तो इस प्रकार से ये पूरे इंडिया को क्लासिफाइड करते हैं. अब यहाँ नाम भी दिया है स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज. आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में से 25 MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट को 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है. मतलब जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे तो आंध्र प्रदेश से 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में बैठेंगे 5 साल के लिए. वैसा ही अरुणाचल प्रदेश में जब इलेक्शन मतलब जब लोकसभा का इलेक्शन होगा पूरे इंडिया के लिए, तो फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश 2 कैंडिडेट्स विल बी सेंट फॉर लोकसभा. मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 कैंडिडेट लोकसभा के लिए खड़े होंगे. उसी प्रकार से आसाम में 14 है, बिहार में 40 है, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2. इस प्रकार से ये लिस्ट दिया हुआ है. मतलब अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवरी स्टेट गॉट अ पर्टिकुलर नंबर, और उतने पर्टिकुलर नंबर इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं बाय द पार्टी, और जो पार्टी इलेक्शन में जीतती है वो अपने कैंडिडेट को भेजती है. अब फॉर एग्जांपल अपन एक देखेंगे 1 मिनट. नाउ सी वी विल सी गुजरात. अब गुजरात अगर स्टेट है तो व्हेन एवर देयर विल बी द लोकसभा इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 ईयर, तो जब पूरे इंडिया में लोकसभा के लिए एक ही साथ इलेक्शंस होता है तब 26 जीते हुए कैंडिडेट लोकसभा के लिए भेजे जाएंगे फ्रॉम द गुजरात, और वो 5 साल के लिए कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में, दिल्ली में बैठेंगे. अब ये कैसे होता है? मतलब गुजरात अगर स्टेट है तो गुजरात स्टेट विल बी क्लासिफाइड इनटू 26 पार्लियामेंट्री सेक्शन. मतलब 26 जगह ऐसे चुनेंगे जो लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी होगा. फॉर एग्जांपल अगर गुजरात में मोरबी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, मतलब 26 में से अगर मोरबी डिस्ट्रिक्ट एक लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, तो इस मोरबी कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा रहेगा, कांग्रेस की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा रहेगा. अगर निर्दलीय खुद होके किसी को अगर इलेक्शन में खड़ा रहना होगा तो वो खड़ा हो सकता है. मानो अगर 5 पार्टियों ने गुजरात में मोरबी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मोरबी की बात कर रहे हैं हम,
गुजरात इज क्लासिफाइड इनटू 26 कॉन्स्टिट्यूंसी। अब 26 कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर मोरबी हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी लिया लोकसभा इलेक्शन के लिए, तो मोरबी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 5 कैंडिडेट अलग अलग पार्टी के खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो मोरबी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी वोटर होते हैं वो वोटिंग करेंगे। तो ये 5 कैंडिडेट में से जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलेगा दैट विल बी डिक्लेयर एज अ MP ऑफ मोरबी कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर 5 पार्टियों के कैंडिडेट में से जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलेगा वो जीतेगा और वो कहलाएगा मोरबी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो बीजेपी का जीता तो वो बीजेपी का कहलाएगा, अगर वो कांग्रेस की तरफ से जीता तो वो कांग्रेस का MP कहलाएगा। और 5 साल के लिए वो उस पार्टी की तरफ से कहाँ बैठेगा, वो बैठेगा लोकसभा में। इसी प्रकार से हर स्टेट का एक आंकड़े होते हैं, वो आंकड़े वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते जाते हैं और वो लोकसभा में बैठते हैं दिल्ली में। तो हमने देखा है कि ज़्यादा जो खतरनाक क्रिमिनल होते हैं, अनसाउंड मेंटल लोग होते हैं, ऐसे ज़्यादा खतरनाक लोगों को वोटिंग से मना करते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to get the names of all the eligible voters put on the voter list। अब एक गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है कि जो भी 18 साल के ऊपर होता है उसका नाम 18 वोटिंग लिस्ट में आना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे हर साल सर्वे होता है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई 18 साल के ऊपर का होता ही है। इसलिए इलेक्शन कमीशन फॉर्म देती है हमको और वो 18 साल के ऊपर का जो भी लड़का लड़की होता है उनका फॉर्म भरवाते हैं। As new persons attain voting age, names are added to the voter list। नए नए कैंडिडेट के जो भी 18 साल के ऊपर के होते हैं उनके नाम दर्ज होते हैं। Names of those who move out of a place और those who are dead are deleted। अब पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोग मर जाते हैं या उस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के दूसरे जगह दूसरे राज्य में वो शिफ्ट होते हैं, अगर वो इलेक्शन को नहीं आते बार बार, तो ऐसे लोगों का फिर नेम जो है वो उस वोटिंग लिस्ट से डिलीट होता है। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर। हर 5 साल के बाद वो लिस्ट का रिवीजन होता है, मतलब कितने मरे, कितने उस एरिया को छोड़ के चले गए, ऐसा ये होता है रिवीजन। दिस इज डन इन एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट इन द अप टू डेट। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि हमारा लिस्ट अप टू डेट रहे, नहीं तो फिर मरने वाले जो कैंडिडेट जो वोटर मरे हुए हैं ओल्ड एज के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण, उनके नाम अगर बार बार आते रहेंगे उसमें, तो हो सकता है कि कुछ लोग उनके नाम पर भी वोटिंग कर लें, इसलिए उनके नाम डिलीट करते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इन अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड दैट इज EPIC हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड बना है। मतलब क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ EPIC, व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ EPIC। तो उसका आंसर क्या है, EPIC मीन्स इलेक्शंस फोटो आइडेंटिटी कार्ड। मतलब वोटर का लिस्ट, वोटर का नाम अगर वोटिंग लिस्ट में आता है तो फिर तहसील ऑफिस से पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट का ऑफिस होता है जहाँ से उस वोटर का फ़ोटो खींचते हैं और उसको एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं। मतलब वो इलेक्शन में जब आएगा तब वो कार्ड दिखलाएगा तभी वोटिंग कर पाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। तो जिनका ही वोटिंग लिस्ट में नाम है उन सभी को ये आइडेंटिटी कार्ड मिले, ऐसा प्रावधान गवर्नमेंट कर रहा है। The voters are required to carry this card when they go out to the vote, so that no one can vote for someone else। तो जब भी आप वोटिंग करने जाओगे तो ये आइडेंटिटी कार्ड आपको साथ में लेके जाना पड़ता है, ताकि कोई गलत पर्सन जिसका नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में वो भी वोटिंग कर सके। इसका प्रावधान इसके लिए है। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग। लेकिन ये कार्ड कंपलसरी नहीं है। अगर किस कारण आप भूल गए या आपने नहीं निकाला तो आप दूसरा जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड या फिर आपका राशन कार्ड, वो भी लेके जा सकते हैं। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस।
ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका राशन कार्ड भी आप इलेक्शंस ऑफिसर को दिखा सकते हैं और वोटिंग में आप जा सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपके पास वो EPI से ही हो। नाउ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, अब हम देखने वाले हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट नॉमिनेशन कैसे करते हैं। जब भी इलेक्शंस होता है तो वो फॉर्म कैसे भरते हैं। वी नोटेड अबव दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। हमने देखा है कि इलेक्शंस में लोगों को चॉइस होता है, वो जिसको चाहे उसको अपना वोटिंग दे सकते हैं। दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एंड इलेक्शंस। अब ये तभी संभव है जब लोगों के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट का ना हो। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स, तो यही हमारा जो सिस्टम है प्रोवाइड करता है। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस, मतलब हमारे जो वोटर है वो इलेक्शन में कैंडिडेट भी बन सकते हैं। जो वोटर है वो एज अ MLA के लिए, एज अ MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वोटर ही रहोगे। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 years while it is only 18 years for a being voter। मतलब आपको अगर एज MLA और MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो आपका कम से कम एज मोर देन 25 चाहिए, और एज अ वोटर आपका एज कितना चाहिए, मोर देन 18। क्वेश्चन कैन कम फॉर अ वोटर व्हाट इज अ मिनिमम एज क्राइटेरिया, मोर देन 18, एंड फॉर द कैंडिडेट ऑफ MLA और MP मोर देन 25। मतलब इलेक्शन में खड़ा रहने के लिए आपका एज 25 साल के ऊपर चाहिए और वोटर बनने के लिए आपका एज 18 के ऊपर चाहिए। देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल एक्सेट्रा, कुछ रेस्ट्रिक्शन क्रिमिनल के ऊपर भी होता है, बट दिस अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। जो ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल होते हैं उनको इलेक्शन में कभी कभी खड़ा होने का अधिकार नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। जो पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट को पार्टी सिंबल मिलता है और सपोर्ट मिलता है, ऐसी पार्टियां अपने उम्मीदवार का फॉर्म इलेक्शन के लिए भरती है। पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल पार्टी टिकट, और जो पार्टी का नॉमिनेशन होता है उसको ही पार्टी टिकट बोलते हैं। मतलब आप बोलते हैं ना कि मोरबी में XYZ पर्सन को फ्रॉम द BJP साइड टिकट मिला, या मोरबी में किसी पर्सन को फ्रॉम द कांग्रेस साइड टिकट मिला। अब टिकट मिलना मतलब क्या है, that person is liable or authorized from that XYZ party to stand in election and to win by the voter. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. जो भी MLA हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, जब भी वो इलेक्शन में फॉर्म भरेगा तो उसने क्या करना चाहिए, फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म, एक नॉमिनेशन फॉर्म उनको भरना पड़ता है, एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कुछ पैसे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट भरने पड़ते हैं। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए भरना पड़ता है कि अगर उस कैंडिडेट के जीतने के चांसेस नहीं होते, फिर वो हमेशा अगर फॉर्म भरेगा तो उसका थोड़ा लॉस हो और वो ना हमेशा खड़ा रहे, इसके लिए होता है। मतलब जीतने के चांसेस अगर हैं तो वो फॉर्म भर सकता है, बट जीतने के चांसेस नहीं है फिर भी फॉर्म भर रहा है, इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ता है। और अगर पर्टिकुलर वोटिंग उस कैंडिडेट को नहीं मिले तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वह गवर्नमेंट जब्त कर लेता है, वापस नहीं देता है। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डायरेक्शन दिया है, जब भी एज अ MLA और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कैंडिडेट अपना फॉर्म भरते हैं, इन्फॉर्मेशन भरते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में भरना पड़ता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाइल फिलिंग अ नॉमिनेशन फॉर्म बाय द MLA और MP विच इन्फॉर्मेशन शुड बी फिल्ड बाय अ कैंडिडेट। तो उसका आंसर है ये, एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशंस गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। अब नया जानकारी आपको वो फॉर्म में देना पड़ता है। पहला कौन सा है,
serious criminal cases pending against the candidates. कैंडिडेट के साथ जो भी सीरियस केसेस पेंडिंग होते हैं उसका जानकारी देना पड़ता है। मतलब जो भी एमएलए या एमपी फॉर्म भर रहा है कैंडिडेट इलेक्शन के लिए, तो उसके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं पुलिस स्टेशन में, तो उसका जानकारी उस कैंडिडेट को उस फॉर्म में भरना पड़ता है। दूसरा, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। जो भी कैंडिडेट है उसके पास कितना खेती है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना सोना है, कितना प्रॉपर्टी है, उसका पूरा जानकारी उस फॉर्म में भरना पड़ता है। तीसरा, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट। वो कैंडिडेट का एजुकेशन कितना हुआ है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका भी इंफॉर्मेशन उसमें भरना पड़ता है। ना ये जो नया प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, दैट इज़ अ वेरी बेस्ट। इससे क्या पता चलता है, क्योंकि ये जो फॉर्म में भरा जाता है फिर ये पेपर में, न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, न्यूज़ चैनल्स पर आ जाता है। फिर इससे हमको हमारा कैंडिडेट, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी कैंडिडेट एज एमएलए या एमपी खड़ा होगा, तो उसका क्वालिफिकेशन कितना है वो हमको समझेगा, उसके पास कितना प्रॉपर्टी है वो हमको समझेगा, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड कैसे है वो हमको समझेगा। अगर उसके ऊपर बहुत ही क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो हम उसको वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे अरे यार ये तो बैड है, इसके ऊपर बहुत केस चल रहे हैं। या अगर उसका प्रॉपर्टी बहुत ही है तो हमको एक आइडिया मिलेगा कि इसके पास कितना पैसा है, और 5 साल होने के बाद जब वो फिर से फॉर्म भरेगा फिर से उसको उस प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर उसका प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इसने बहुत पैसा खाया है। बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर हमारा कैंडिडेट जो भी होगा वो ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, MBA होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टरेट होगा, तो ही कैन मेक गुड पॉलिसीज़ फॉर अस। अगर वो 4वीं पास, 5वीं पास, 6ठी पास, 10th फेल अगर ऐसा होगा तो फिर व्हाट ही कैन डू फॉर अस। फिर वो हमारे लिए वो क्या कर सकता है, जो खुद ही अच्छा पढ़ा हुआ नहीं है वो हमारे लिए क्या करेगा। इसीलिए ये जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, दिस इज़ अ बेस्ट पॉलिसी दैट इज़ मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स इससे एज अ वोटर वी आर बिकमिंग वेरी वेरी अलर्ट। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। और ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है यह फिर पब्लिक में डिक्लेयर होती है, तो एज अ वोटर पब्लिक बिकम अलर्ट कि हमारा कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, कितना प्रॉपर्टी है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी to the voters to make their decision on the basis of the informations provided by the candidate। तो कैंडिडेट ने जो भी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में भरी है वो सभी पब्लिक में फिर चली जाती है। इन दिस वे दे बिकम अलर्ट। सो दिस वॉज all about the topic. Remaining part of this lessons we will continue in next part. Till then, goodbye.